बात होगी ट्रंप की पीस टॉक की। जी हम पीस टॉक की डेडलाइन के बीच इजराइल के रक्षा मंत्री ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है, मैं उसका रुख करूंगा। मेजर गौरव आर्य हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पीस टॉक के ऊपर जंग पर इजराइल का एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि ये जंग नहीं रुकेगी, हमें पता है कि क्या करना है। इससे पहले इजराइल ने यूएस के ग्राउंड ऑपरेशन में शामिल होने से इनकार कर दिया था। सवाल है कि क्या ट्रंप और नेतन्याहू दोनों अपने अपने तरह से वॉर को प्लान कर रहे हैं? क्या दोनों का प्लान, रणनीति, स्ट्रेटजी डिफरेंट है और क्या वो बिल्कुल अलग ही इस जंग को बना देगी? गौरव आर्य, मेजर गौरव आर्य, एक बहुत छोटा सा कमेंट, क्या बाकी दोनों का प्लान अलग है या फिर कंफ्यूजन है? नहीं, दोनों का प्लान एकदम बिल्कुल अलग है। इजराइल चाहता है तख्ता पलट, इजराइल चाहता है कोई और सरकार। और मैंने आपको क्या बोला था कुछ समय पहले कि डोनाल्ड ट्रंप सबसे कमजोर कड़ी है जी। यही इजराइल का सबसे बड़ा डर है कि आदमी पलट ना जाए। इसकी मैं बात कर रहा था। तो कमजोर कड़ी डोनाल्ड ट्रंप, मेजर गौरव आर्य बता रहे हैं। ईरान जंग में बंधक बन गए ट्रंप। ईरान ने फैलाई जंग, फंस गए ट्रंप। फरवरी के आखिर में यूएस इजराइल ने ईरान पर अटैक किया। सुप्रीम लीडर तक को मार दिया गया। न्यूक्लियर साइट पर हमले हुए। लेकिन ट्रंप का मकसद अभी तक अधूरा है। ट्रंप ईरान में रिजीम नहीं बदल पाए, हॉर्मुज को खुलवा नहीं पाए। यहां तक उनके ईरान में न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह करने के दावे पर भी सस्पेंस हैं। क्या ईरान के पास कोई ऐसी गुप्त रणनीति है जिसके सामने अमेरिका की ताकत भी बेअसर हो रही है? क्या ईरान इस जंग को सीधे लड़ने की बजाय फैलाने यानी डिफ्यूज करके लड़ रहा है? क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने अपना सबसे बड़ा आर्थिक हथियार बना लिया है? क्या हिजबुल्लाह, हूथी, इराकी मिलिशिया और सीरिया में बचे हुए विद्रोहियों के जरिए ईरान ने एक साथ कई मोर्चे खोल दिए हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हार न मानने की रणनीति के जरिए ईरान अमेरिका को एक लंबी, महंगी और राजनीतिक रूप से नुकसानदायक जंग में फंसा दिया है? तो हम बात कर रहे हैं कि क्या वाकई ही बंधक की तरह महसूस कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। हालांकि मेजर गौरव आर्य इस एपिसोड में लगातार जिक्र करते आए हैं कि ये एक चाल है, एक तरह से पूरी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। जी, लेकिन मैं एक बात फिर बोल दूं कि ये बंधक महसूस कर रहे हैं, इसका मुझे ऐसा लगता है, इसका ये मतलब है गौरव जी कि डोनाल्ड ट्रंप जो चाहते थे वो उतनी जल्दी नहीं हुआ जितना वो चाह रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लगा कि वो आएंगे, 4 बम मारेंगे, तख्ता पलट हो जाएगा। वो नहीं हुआ। 24 घंटे में उन्होंने खामेनेई को तो खत्म कर ही दिया। नहीं, 24 घंटे में डोनाल्ड ट्रंप रशिया और यूक्रेन की भी लड़ाई खत्म करवा रहे थे। वो 24 घंटा उनका एक तकिया कलाम टाइप का है। चलिए कुछ मैं आपको फैक्ट दिखाता हूं, तथ्य, उसके बाद उसके ऊपर बात करेंगे। जंग में जोर का झटका लगा है क्या? आप बात देखिए कि रिजीम चेंज करने की बात थी, डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे थे, जो मेजर गौरव आर्य कह रहे हैं कि 1-2 दिन में ही सब कुछ कर लेंगे। उनको लग रहा था कि ऐसा होगा, नहीं हुआ। रिजीम चेंज नहीं हुआ, हॉर्मुज को कंट्रोल नहीं कर पाए, न्यूक्लियर टारगेट अभी सस्पेंस, वो पिक्चर क्लियर हो ही नहीं पा रही। जी कुछ और भी तथ्य हैं, वो भी एक बार दिखा देंगे। रिजीम चेंज का मैं जिक्र कर रहा था। अब सहमत है कि न्यूक्लियर टारगेट ही था एक टारगेट, और जो हम बंधक का जिक्र कर रहे हैं, फंस गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। यही वजह है कि ना तो रिजीम चेंज हुआ, ना हॉर्मुज पर कंट्रोल है। दुनिया सवाल उठा रही है, अपने घर में लाखों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। देखिए, अगर आपको हराना है ईरान को तो आपको फौजें उतारनी पड़ेंगी। ये 30,000 फुट से अटैक करके रेजिम चेंज नहीं होता है, पहली बात। दूसरी चीज, ये जो कह रहे हैं ना कि हमने न्यूक्लियर इनका बर्बाद कर दिया, ये तो उन्होंने पिछले साल पहले जब मिडनाइट हैमर लॉन्च करा था ऑपरेशन, तब भी ये कह रहे थे इनका न्यूक्लियर हमने बर्बाद कर दिया। ये बार बार एक चीज को बर्बाद कैसे करते हैं? क्या ईरान ने 6 महीने के अंदर दोबारा न्यूक्लियर बना लिया? नहीं, पहली बार भी बर्बाद नहीं हुआ था, चोट पहुंची थी, चोट पहुंची थी, अभी फिर चोट पहुंची है। बर्बाद कौन बताएगा बर्बाद हो गया? जब ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड जाएंगे, जब आप उसको कंट्रोल करेंगे और जब आप स्वयं उसको अपने हाथों से बर्बाद करेंगे, उस दिन आप गारंटी दे सकते हैं कि हां सब बर्बाद हो गया। तो आप ये कह रहे हैं कि जो ग्राउंड ऑपरेशंस की बात हो रही है, अब फंसे हुए या बंधक बने ट्रंप की वो मजबूरी है। देखिए गौरव, सीधी सी बात है, न्यूक्लियर मटेरियल की बात कर रहे हैं जी, 400-500 किलो, वो कहां है? कोई तो इंसान होगा जो उसको पकड़ के लेकर आएगा न्यूक्लियर मटेरियल को कि साहब ये अब हमारी गिरफ्त में है। ठीक है, वो हवाई जहाज से 30,000 फीट से हो सकता है? नहीं हो सकता, बिल्कुल, इट कांट हैपन। चलिए कुछ और भी तथ्य हैं जिनका हम बात करें। कई फ्रंट से जंग लड़ी जा रही है, और जो हम प्रॉक्सी वॉर का भी जिक्र कर रहे थे कि क्या प्रॉक्सी वॉर में ईरान इस समय फ्रंट फुट के ऊपर है, या ईरान ने उस तरीके से अपने आप को प्लान किया हुआ था पहले ही और उसका असर है? देखिए, बात ये नहीं है ईरान ये जंग नहीं जीत सकता। जो लोग टेलीविजन पे बोल रहे हैं ईरान जंग जीतेगा, देखिए ईरान जीत का सवाल ही नहीं उठता। ईरान सिर्फ ये चाहता है
कि जीत इतनी महंगी हो जाए अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए, कि वो लोग अफसोस करने लगे कि साहब ये जीत हुई क्यों। बात ये है कि ईरान ने अपनी सारी कश्तियां जला दी हैं, जैसे हम लोग कहते हैं ना कश्तियां जला देना, पूरे अरब मुसलमान देशों पे बमबारी करना। ईरान ने सबके साथ अपने रिश्ते खराब कर दिए और ये सूझी बूझी एक रणनीतिक, जिसको कहते हैं चाल है ये। चलिए कुछ और तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को दिखाऊंगा। इजराइल की चुनौती केवल ईरान और लेबनान नहीं है, गाजा में हमास भी एक्टिव है, जो हम प्रॉक्सी वार का जिक्र कर रहे हैं, जिसे खत्म करने के लिए आईडीएफ का ऑपरेशन अभी भी जारी है। इजराइल के गाजा पर हमले की नई तस्वीर कुछ ही पलों में आपकी स्क्रीन के ऊपर, मेरी स्क्रीन के ऊपर आ चुकी है। हमास के ठिकाने तबाह किए गए हैं और किस तरह से उनको टारगेट किया गया, एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और बम और उसके बाद आप कहिए कि बड़ा नुकसान वहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। गाजा में आईडीएफ की एयर स्ट्राइक है, जिसकी एक तस्वीर जारी की गई। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। यही बात हमारी कुछ समय पहले हो रही थी, जब ये बोला था कि साहब इजराइल कह रहा है कि हम ईरान अपने फौजी नहीं भेजेंगे, उसके फौजी गाजा में हैं, उसके फौजी लेबनान में हैं। इजराइल की इतनी बड़ी फौज नहीं है कि साहब 5 जगह लड़ाई लड़ ले, लेकिन एयर स्ट्राइक्स कर रहा है इजराइल। ठीक है, तो फौजें उसकी हैं, पैदल सेना नहीं है, क्योंकि पैदल सेना की आवश्यकता गाजा में है। पैदल सेना की आवश्यकता उससे हिजबुल्ला लेबनान में लड़ रहा है वो। चलिए मैं अपने दर्शकों तक इसका पूरा मैप भी दिखाना चाहूंगा। अगर मेरी टीम सुन रही हो तो एक मैप इसके ऊपर आएगा, जिसके ऊपर हम समझने की कोशिश करेंगे। हिजबुल्लाह का हम जिक्र कर रहे हैं, लेबनान का जिक्र हो रहा है। 40 से 50 हजार हिजबुल्लाह के लड़ाके कहिए या उनके जो पूरी कमान संभाले हुए हैं उनकी बात हो, ये बहुत बड़ा नंबर तो है, ऐसी बात नहीं है। 40-50 हजार ठीक ठाक बड़ा नंबर होता है। अगर प्रॉक्सी वार में हम जिक्र कर रहे हैं, पीएमएफ-80 से 80,000 से 1 लाख है। मैं वही कह रहा हूं कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने 15 सूची अपना प्रोग्राम दिया था जी, कि साहब ये 15 मांगे, उनमें से एक ये था कि अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स को आप बोलें कि वो खत्म हो जाएं, सरेंडर हो जाएं, या आप उनको डिसबैंड कर दीजिए। बिल्कुल, कैसे हो सकता है? ईरान की ताकत ही ये है साहब, ईरान की ताकत। इसके अलावा ईरान की जो मिलिट्री ताकत है जी, वो रॉकेट मार रहा है, वहां पे अभी जमीनी लड़ाई शुरू नहीं हुई है। जमीन पे ईरान की क्या ताकत है? लेबनान के अंदर देखिए जिस तरीके से लेबनान है, यहां पे पूरा का पूरा, अगर आप मैप दिखाएंगे तो मैं आपको समझा दूंगा कि मैप के अंदर अगर आप देखेंगे साहब, इजराइल है, लेबनान है, ये यहां पे तकरीबन लिटानी रिवर है। इस पूरे इलाके को हिजबुल्लाह ने पकड़ रखा है, पूरे इलाके को। यहां से तो ये हाइफा, यहां पे नीचे हाइफा है, तो यहीं पे तो मार रहा है वो मिसाइल वहां पे। नहीं, मैं प्रॉक्सी वॉर के लिहाज से समझना चाह रहा हूं कि क्या इनको खत्म करके ही रिजीम चेंज होगा? रिजीम चेंज कैसे होगा ईरान में? रिजीम चेंज, इनको खत्म करके रिजीम चेंज नहीं होगा जी। रिजीम चेंज, देखिए सीधी बात है, आपको रावण की नाभि में तीर मारना पड़ेगा। आप ये सर काटते रहिए, दूसरे सर, एक हमास को बंद करा, दूसरा हमास शुरू, तीसरे हिजबुल्लाह को करा, चौथा हूती शुरू। ये सारी की सारी चीजें चलती रहेंगी, आप इसको रोक नहीं सकते हैं जब तक आप तेहरान में तख्ता पलट ना करें। और तख्ता पलट किस तरीके से होगा? तेहरान में जब फौजी जाएंगे जी, तो इनको तेहरान के ऊपर फौजी अपने डालने पड़ेंगे, जो वहां पे सब कुछ कंट्रोल में लें। उसके बिना नहीं हो सकता। आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जंग इजराइल को बहुत महंगी पड़ रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमने पहले बात की कि 3 बिलियन तक या 2 बिलियन तक जो नुकसान अमेरिका को हुआ है, तो दूसरी तरफ ईरान को भी डेफिनेटली हुआ है। ईरान के सहयोगी इजराइल पर मिसाइल तक से अटैक कर रहे हैं। अभी हाल ही में यमन की तरफ से भी इजराइल पर मिसाइल दागी गई, लेकिन सबसे बड़ी हैरानी कि इजराइल के आयरन डोम तक इन मिसाइलों को रोक नहीं पाए। मैं आपको कुछ दिखाता हूं ग्राफिक के जरिए। मेरे हाथ में जो टैब है उसके जरिए मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा पाएंगे। अगर आप थोड़ा सा इसको और एलेबरेट कर पाएं, यमन की तरफ से जो हमने जिक्र किया कि किस तरह से ये पूरा अटैक किया जा रहा था। जी देखिए, यमन से अगर हम इजराइल की दूरी देखें तो लगभग 2000 किलोमीटर के आसपास है, 2000 किलोमीटर से प्लस आप कह सकते हैं जी। और अगर मैं अब ये दिखाने की आपको कोशिश करूंगी किस तरह से जो वहां पर मिसाइलें दागी गई हैं, और वो उसकी भी तस्वीर आएगी। वहां पर कौन कौन से इस समय कवच हैं? मेजर गौरव आर्या, ये आयरन डोम भी है, आयरन डोम डेविड है, भी है, एरो डेविड 3 स्लिंग है, आयरन बीम है। ये सारी की सारी, देखिए बात यह है कि ट्रिपल लेयर डिफेंस है इजराइल का। ठीक है, 3 लेयर हैं, पहले कुछ और, फिर कुछ और, फिर कुछ, तो ये सारा का सारा है इशू। अगर आप मैप दिखाएंगे तो मैं आपको मैप में बता दूंगा जी। एक बार आप प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप मैप लगाएं यहां पे जी, तो मैं मैप पे बेहतर तरीके से दिखा पाऊंगा। थोड़ा सा मैं आपको साथ दिखाऊंगा मैप के कि किस तरह से यमन की तरफ से जो मिसाइल भी दागी गई हैं जी, तो उसका थोड़ा सा हमारे पास ये एक ग्राफिक हमने बनाया है। देखिए स्क्रीन के ऊपर आएगा, और जो वॉरहेड ये फिलिस्तीन 1 और फिलिस्तीन 2 दागी गई थी जिगजैग मूव में, कि कैसे जिगजैग करती हुई वहां पर गई है, और उसके बाद
ये डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग कहा जाता, लेकिन वो नजर क्यों नहीं आया? उसका कारण जी। यह है कि वो आफ्टर सम टाइम जी डिफेंस सिस्टम ओवरवेल्म हो जाता है। देखिए ऐसा नहीं होता कि आपने मिसाइल मारी और इजराइल नहीं रोक पाया। जी उसके पहले आपने उसी इलाके में 200-300 ड्रोन भेजे। ठीक है। आपने ड्रोन भेजे तो रडार हर एक ड्रोन को कैच कर रहा है, हर एक ड्रोन को मारने की कोशिश कर रहा है, फिर आपने मिसाइल मारी। अब ये देखिए, ये जो यमन है, ये है हुतियों का इलाका। जी ये जगह जहां पे ये मेरी फिंगर है, इसके आसपास कैपिटल है सना। जी ये पूरा हुतियों का इलाका है। यहां से उन्होंने सीधी मिसाइल मारी है इजराइल के ऊपर। इजराइल के ऊपर हमने जी, जी। उनके 3 खास तौर पर दिखा दिए कि कौन से वहां पर सिस्टम, एंटी मिसाइल सिस्टम लगे हुए हैं। हाँ, एयर डिफेंस सिस्टम जो है, एयर डिफेंस सिस्टम हाँ, लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। और- चाहे वो और- डेविड स्लिंग हो, आयरन बीम हो, आयरन डोम हो, जी। ये सारे के सारे उनके एरो 2, एरो 3। बेसिकली इस ग्राफिक के जरिए समझने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यमन ने कोई अलग से स्ट्रेटेजी अपनाई कि जिगजैग करके उनको वहां तक भेजा और उसके वजह से ये हुआ। ये कुछ मिसाइल्स होती हैं जी जो कि ईरान ने दे रखी हैं, पहली बात। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि टर्मिनल फेज में वो जिगजैग होती हैं कि आप उनको आराम से कैच ना कर पाएं। ठीक है। ये कुछ मिसाइल्स होती हैं जिनकी खसूसियत है, खूबी है कि टर्मिनल फेज पे अपने जिगजैग, ये शुरू से ही जिगजैग नहीं आती, ये सीधी ही जाती हैं, लेकिन व्हाइल दे आर लैंडिंग ऑन टारगेट ये थोड़ा सा दाएं बाएं घूमती हैं कि उनको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। Probably that is the missile that they have fired. चलिए वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। इस बीच एक और बड़ी खबर है, उसका रुख करते हैं। लेबनान से हिजबुल्लाह के लड़ाके लगातार इजराइल पर रॉकेट और मिसाइल दाग रहे हैं और इन रॉकेट की रेंज से 4 से 40 किलोमीटर के बीच है। ईरान से पहले लेबनान निपटाया जाएगा क्या, ये एक सवाल है। रॉकेट लॉन्चर कात्यूशा और उसके बाद रेंज 4 से 40 किलोमीटर है। बारूद 6 से 20 किलोग्राम अपने साथ लेकर जा सकता है। खासियत है कि सबसे सस्ता है। ये कुछ नहीं है, सस्ता या पुरानी सोवियत टेक्नोलॉजी है कात्यूशा। जी इट्स नॉट अ स्मार्ट मिसाइल, इट्स अ डम मिसाइल। ये थोक के हिसाब पे ईरान के पास भी हैं, इराक के पास भी थे एक टाइम पे। ठीक है। तो ये पुराने सोवियत टाइम की टेक्नोलॉजी पड़ी हुई है, लेकिन जब आप इतने लेवल पे फायर करेंगे, जब आप इतना सैचुरेट कर देंगे किसी के एयर डिफेंस सिस्टम को, तो ये मिसाइल गिरेंगी जी गिरेंगी। मैं सबसे सस्ता इसलिए भी हम लिख रहे हैं, जो पहले भी आपको स्क्रीन के ऊपर हमने मिसाइल दिखाई जो यमन से दागी गई थी। पॉइंट है कि उनका खर्चा कहा जाता है कि 2 लाख 3 लाख के आसपास वो बन जाती है जी। लेकिन अगर एयर डिफेंस सिस्टम उसको रोकता है तो ये भी रिपोर्ट्स हैं कि उसको रोकने के लिए कई लाखों खर्च हो जाते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं है जी। ये एक बहुत बड़ी फैलेसी है। क्या होता है, एयर डिफेंस सिस्टम में एक नेटवर्क एनवायरनमेंट में काम करता है एयर डिफेंस सिस्टम। उसमें होता है कि जो थ्रेट है उसके हिसाब से एक वेपन फायर करा जाता है एयर डिफेंस का। राइट, फॉर एग्जांपल मैं भारत का बताऊं, अगर लो फ्लाइंग ड्रोन है कोई ऐसा है, तो हमारा जैसे कि ZU-23 है, वो भी एडी के लिए काम कर रहा है, वो गन फायर होगी। या आपका L-70 आपने फायर करा। ऐसा नहीं है कि हर चीज के लिए आपने S-400, एक छोटा सा ड्रोन आया शादी वाला, वो आया और उसके ऊपर हमने पता लगा 25 करोड़ की मिसाइल फायर कर दी। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ये देखिए क्या है कि आपने, हाँ ये हो सकता है कि अमेरिका ने तैयारी नहीं करी थी कि ड्रोन आएंगे और हजारों की तादाद में आएंगे, ये हो सकता है। लेकिन हमारा सिस्टम, कम से कम इंडिया का सिस्टम ऐसा नहीं है। हमारे पास अप्रोप्रिएट एयर डिफेंस प्लेटफॉर्म्स हैं, अप्रोप्रिएट हैं कि किसको किससे मारना है हमें पता है। ऐसा नहीं कि हर चीज के ऊपर करोड़ों की मिसाइल हम लोग छोड़ रहे हैं, हम लोग ऐसा नहीं करते।